सेंचुरी कहता कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस लड़के को, जिस लड़के को कभी बचपन में शर्ट पैंट जूता कभी ड्रेस कोड कभी एक साथ नहीं मिले, यस उस लड़के ने जब भरोसा किया अपने आप पे, अपने सपनों के ऊपर, तो भरोसा करने का फायदा ये हुआ कि जिस इंडस्ट्री से लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे लोग कामयाब नहीं होते, जिस जगह पे लोग ये बोलते हैं काम नहीं चलता, जिस जगह पे लोग ये बोलते हैं अरे काम बेकार है, जिस जगह पे लोग ये बोलते हैं ये फालतू वाला काम है, जिस जगह पे लोग ये बोलते हैं ऐसा काम, सारे के सारे थोड़ी कामयाब हो जाते हैं जी। तो मेरा मानना ये है कि सारे के सारे तो वैसे भी कामयाब नहीं होते, जो लायक होते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो नालायक होते हैं वैसे भी तो ठोकरे ही खाते। दोस्त, कामयाब होना ना होना ये दोनों अगर डिपेंड करती है तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि आप सोचते कैसे हो। Yes, I'm right? Yes, sir. सोच कैसी है, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। यस, मैं जब इस सिस्टम में आया था तो छोटी सोच जरूर थी, लेकिन इस सोच के साथ साथ जब पढ़ना स्टार्ट किया, एक माइंड सेट किया, जिंदगी में बनी ये चीज। यस, मैं क्या पाया इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना, जिस प्लेटफॉर्म को देखा। यस, जब मैं 2018 में मैं कॉलेज में था तो मेरी पहली जिंदगी का शुरुआती मैंने महिंद्रा सेंचुरी मेरे जरूर खरीदा था, लेकिन मैं उसको पैसा मैंने खुद लिया नहीं किए थे, मेरे दोस्त ने किया था, संदीप शाह ने, जो मेरा दोस्त था। यस सर। क्योंकि उसने पूरी गाड़ी का खर्चा लिया था, मेरा काम था उसके साथ जाना और 2-4-5 जुगाड़ करके मैंने उसको दिए थे, और वहां से पेट्रोल पानी बराबर बांटना, ये हमारा ये चीज करके हम जाते थे। मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं थी। सपना हमने ये देखा था उस लड़के ने, यस किस लड़के ने सपना ये देखा था, जब माइनिंग कंप्लीट कर लूंगा, जब डिग्री बन जाएगी, जब मैं नौकरी करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में खुद के दम पे गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि घर वाले तो दिलाने से ना सही। तो मैंने एक सपना देखा था कि जॉब करने के बाद मैं गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन मुझे जब इस मौके में आने के बाद मुझे क्या चेंजेस आए, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जिस लड़के का सपना था कि 20-22 साल के बाद गाड़ी खरीदूंगा, उस लड़के को 18 साल से कम उम्र में और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही इसी इंडस्ट्री से खुद के दम पे होंडा साइन खरीदने का मौका मिला। दैट इज द पावर ऑफ। मैंने पहली गाड़ी यहां से अपनी खुद की दम पे होंडा साइन खरीदा। समस्या ये थी कि मेरी 18 साल की उम्र नहीं हुई थी। 4 अक्टूबर 2000 मेरा जन्म आता है और मैं गाड़ी लेने पहुंचा 28 जुलाई 2018। मेरी 18 साल की उम्र नहीं हुई थी। मेरे पास पैसे हो गए 28-30 हजार के आसपास पैसे थे, क्योंकि मैंने 1 माइल एक ऑर्बिट उठा चुके थे यहाँ से। पैसा तो था, एजेंसी में गया होंडा साइन के, होंडा के, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फाइनेंसर वाला फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं। सिंपल सा वर्ड बोलता है ग्रांटर लेके आइए। मैं कहा ग्रांटर का मतलब, कहता है आप अपने पापा को लेके आइए, अपने भैया को लेके आइए, ब्लड रिलेशन को, मम्मी को लेके आइए। मैं कहा जरूरत क्या है? कहता आपके नाम से गाड़ी नहीं उठेगी। मैं कहा क्यों? कहता आप 18 साल की नहीं हुई। मैं कहा 18 साल से और गाड़ी में क्या लेना देना, क्योंकि मुझे नहीं पता था सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा मेरी बहस हो रही है, यार कुछ तो दो यार, आपको पैसे से मतलब मैं दूंगा ना, क्योंकि घर वालों से बोला था कि पापा मुझे गाड़ी खरीदना, तो घर वालों ने शुद्ध बोला था गाड़ी वाड़ी नहीं करने का, फालतू में खर्चा बैठेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, इसलिए घर वाले गाड़ी दिलाना नहीं चाहते थे। और खुद के दम पे पैसा कमा रहे थे तो भी मैंने घर में इतना नहीं बताया मैं यही काम करता हूँ। मैं तो पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था 2 घंटे 3 घंटे करके। पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट तो कर चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि मम्मी को मेरे सबको पता था, लेकिन पापा को जितना ज्यादा पता नहीं था क्या करता हूँ। पापा को मैं एजेंसी बुला रहा था, वो आने के लिए तैयार नहीं। कहते तो एजेंसी बुला के मेरे को क्या करेगा। पहली बार जिंदगी में दोस्त उस दिन खुशी हो रही थी, खुशी नहीं उस दिन तो तकलीफ लग रही थी, लेकिन आज खुशी होती है। वो पल मेरे जिंदगी में आया 18 साल के कम उम्र में, जब मैं पापा को बुला रहा था गाड़ी खरीदने के लिए, तो पापा आने के लिए तैयार नहीं। उनको लग रहा था कि छोटू इसलिए बुला रहा है क्योंकि पैसा मांगेगा और गाड़ी खरीदने के लिए जिद करेगा, और सबके सामने बेइज्जती करने से अच्छा जाना ही नहीं, तो साइड से ही आने के लिए तैयार नहीं। ठेकेदारी सबकी बार बार गोटी देते, 1 घंटे में आ रहा हूँ, तू आधा घंटा वेट कर, बस आ ही रहा हूँ, बस गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैं, बस 2 लेबर को छोड़ के आ रहा हूँ साइड से, यही बोल बोल के गोटी देते। 2 घंटा बैठे थे हम, मुकेश सर, संदीप सर की गाड़ी उठना है, क्योंकि हमारी अपलाइन में बैठी हुई, मेरी डाउन लाइन में बैठी है, बेइज्जती दोनों साइड है। अपलाइन में बेइज्जती करेगी, डाउन लाइन में बेइज्जती करेगी, सही बात है। और वहां पे मैंने पापा को जब बुलाया कि पापा आपसे पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, आप आइए।
दोस्त खुशी की बात ये आती है कि जिस लड़के को इस सिस्टम की अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करने का मुझे फायदा ये मिला था कि मैं इसी इंडस्ट्री से 18 साल के कम रूम में खुद के दम पे होंडा साइन लेने पहुंच गया था और खुद के दम पे फाइनेंस करवाने पहुंच गया था। क्या बोला? इसके साथ साथ दूसरी चीज, जिंदगी में अपने घर से स्कूल से कॉलेज, स्कूल से घर, घर से स्कूल और साथ में कोचिंग क्लास, इससे ऊपर मैंने कभी जिंदगी में देखे थे। मैं अपनी जिंदगी, मुझे लगता है 17 साढ़े 18 साल की 17.5 साल की एज में कभी एक चीज नहीं सुना था। मैं पहली बार भोपाल गया था, पहली बार बाहर निकला था, भोपाल गया था पहली बार, तो ट्रेनिंग का सफर मैंने किया था जब 2015 में गया था भैया के साथ। वहां जाके मैंने एग्जाम दिए थे जिसका नाम पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है, पीपीटी जिसको बोलते हैं। पॉलिटेक्निक टेस्ट देने गया था। मेरा सपना था कि बाहर में घूमूं, लेकिन घूम नहीं पा रहा था। बाहर का मैंने जिंदगी, कॉलेज में जाने के बाद सतना से मैहर, मैहर से सिंगरौली, हम लोग आने का रूट ये था, विदाउट टिकट जाने का हम लोग सपना देखते थे। सही बात है सर? ट्रेन में सतना से बैठो, कटनी तक आओ, कटनी से इंटरसिटी पकड़ो, फिर जाओगे सिंगरौली जाओगे, ऐसा हमारा रूट बना के रखे थे। और उसमें भी आने जाने का दोनों साइड का टिकट नहीं लेने का, विदाउट टिकट कॉलेज जाने की जिंदगी थी हमारी। सही बात है? स्लीपर नाम की चीज क्या होती है हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। पहली बार घूमने फिरने का जो सपना बनाया था, पहली बार 2019 में इस इंडस्ट्री से आने पहले रियल मैंने जब लोगों को फोटो देखता था, सपना था इसी इंडस्ट्रीज में आने के बाद पहली बार मैं गोवा टूर के अचीव किया। और पहली बार जब गोवा गया, आए हाय, जिस लड़के को बचपन से गाड़ी की बोनट पे बैठाया गया होगा, जिसका नाम है बस के इंजन में मम्मी कहीं लेके जाती थी, 15 साल के बच्चों को 12 साल बताती थी, मैं भी कंफ्यूज रहता था। सही बात है, नहीं भाड़ा ना देना पड़े। और मेरे को बैठाया कहा जाता था, बस के इंजन नहीं होता है। हाँ, यस। और गर्मी में जो तपास होती है कि पीछे से क्या होता है। सही बात। पहली बार जब गोवा गया तो सबसे पहला रिजर्वेशन एसी का गया, तो मुझे मैंने जब पहली बार गया तो मुझे समझा कि यार इसके ऊपर भी जनरल में जिसमें धक्के मुक्की खा के हम अंदर बैग डालते हैं, पैर डालते, उससे ऊपर भी जगह होती है जहाँ पे सोने का मौका मिलता है। उसके बाद पहली बार जब मडगांव स्टेशन पे उतरा तो एसी बस आई। अवनीश सर, मैं, संदीप सर और हमारे सीनियर्स, लगभग हम लोग 100 लोग के आसपास थे। पहली बार जब मैं गया, बस आई, एसी की बस खड़ी हुई और सबसे पहला जैसे ही बैठा तो उसने पैर ही खींच लिया। मैं कहा सर 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 सर, मैं अवनीश सर को पकड़ के लगा, मैं कहा सर पकड़ो, बचाओ सर। कहते वो कुछ नहीं कर रहा, मसाज कर रहा। मैं कहा ये कौन सा मसाज है? सही बात है नहीं? जो पहली बार गोवा गया वो जो एसी में बैठा होगा, कुछ लोग गए होंगे। यस सर। पहली बार तो जिंदगी जीने का मतलब बोला कि जिंदगी होती है। मेरे पास मोबाइल थी, पता है कौन सी? सैमसंग गैलेक्सी 2 करके मोबाइल आती थी, जिसमें कैमरे से लाइट जलती थी। मैं इतना फोटो खींचा, इतना कि मेरा मोबाइल में हैंग मारना स्टार्ट कर दिया, इतना मैंने फेसबुक में डाल डाला, क्योंकि जिंदगी पहली बार गया था ना। मैं एक ही जो ही मिले, जो भी स्टेशन, जो भी जगह मिले, खींच क्या फोटो, खींच, क्योंकि पहली बार था मेरे जिंदगी। यस सर। आज जो गोवा टूर हमारे लिए पहली ख्वाहिश थी, आज लगभग 6 बार रिटर्न उसी जगह से। छत पे एक जहाज जाती थी, रेड मार मार के चलती थी। एक बचपन में सपना देखते थे, तो जब भी मैं अपने दादी से पूछता था तो एक ये बताती थी, ये रईसों का काम है, ये बड़े लोग बैठते हैं। मैं कहा बड़े का मतलब मैं कितना बड़ा? जब इतना बड़ा हो जाऊंगा तब। कहते नहीं, इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैं कितना बड़ा? पापा इतना बड़ा हो जाऊंगा तब। कहते नहीं, इससे बड़ा नहीं, पैसे से रईस होगा तब तू जाएगा, कभी जिंदगी में तू सपना देखेगा। दोस्त, वो सपना मुझे पूरा करने का मौका तो लेट से मिला, लेकिन उससे पहला सपना पता है क्या मेरे लिए मिली? इसी इंडस्ट्री से आने के बाद मेरे दोस्त के पास मेरा होंडा शाइन थी, बिगड़ी हुई थी। मेरे दोस्त के पास उसके घर वालों की, क्योंकि उसके पापा एम्प्लॉय थे बिजली विभाग में, उसने पल्सर खरीदा था, और आके मेरे साथ रेस लगाने के था, दम उतर रस लगा के देखा, दम उतर रस दिखा के देखा। मैं कहा यार गजब बेइज्जती है। अबे मैं इंजन बनवा रहा हूँ अपने गाड़ी का, तो मैं तेरे से रेस कैसे लगाऊंगा? तू नया गाड़ी लेके आया। कहता दम उतर रस दिखा के। मैं कहा ठीक है, दिखाऊंगा तेरे को। उस दिन एक कसम खाया था कि याद रख कि तू आज मेरे को देख के जो ताना मार रहा है ना, आऊंगा मैं, क्योंकि पहले से ही जिद्दी था। बंटी खेलने में हार जाता था, तब तक खेलता था जब तक जीतूंगा नहीं। जब भी मैं तब तक खेलूंगा, भले तो परिया हो जाएगी, जब तक जीतूंगा नहीं। एक शौक था सारा।
उसने जिद पकड़ लिया था कि तू रेस की बात किया, रेस लगाऊंगा। वो समय आया जब खुद के दम पे इसी इंडस्ट्री से हीरो एक्सट्रीम लेके आया मेरे दोस्त, और लगभग 1 लाख गोवा ये सब नॉर्मल चल रही थी। पंचमढ़ी न जाने कितने बार मैं घूमने गया, दिल्ली मुंबई हमारे लिए आम बात हो गई थी। लेकिन सपना बदला जो बचपन में मैंने अपने माँ के और पिता के सपनों में देखा था, और मैं उसको 2018 में अपने बाप की आंखों में देखा था। मौसे की लड़की की शादी हो रही थी और मौसे के लड़कों को वो नगर निगम में थोड़ा सा बन गए थे, कंप्यूटर चलाते थे, तो उनको अल्टो गाड़ी मिली थी, जिसको दहेज में बोलते हैं अल्टो। सही बात है, मारुति की अल्टो आती थी। यस सर। पापा बार बार घूम फिर के उसको देखने जाते। ऐसा नहीं था पापा खरीद नहीं सकते थे खुद के दम पे, ऐसा सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन बार बार उसको देखने जाते तो मेरे अंदर बड़ी जेलसी फील होती कि यार पापा का कहने का मतलब क्या है, और ये क्या देखना चाह रहे हैं कि मेरे इनके लड़के को दहेज मिला ये देखना चाह रहे हैं, कि हमारे घर में गाड़ी नहीं ये देखना चाह रहे हैं। और कभी भी रिश्तेदार में जाते तो वो चीजें मेरे को खलती दिखती, जो बचपन से मैंने देखा था। पापा को खून पसीना, मम्मी को खून पसीना बहाते भैया को देखा था। भैया मेरे सेटिंग का काम करते हैं, पूरा काम सेटिंग का ठेकेदारी काम करते हैं। मैंने उनको देखा था कि गमछा बांधना, हाथ पूरा लाल हो जाना सरिया का काम करवाते। और जब भी कहीं जाते थे दूसरे गाड़ी का जुगाड़ करते थे, मार्शल में जाते थे। कई बार पापा लोग किसी की शादी ब्याह में रिश्तेदार के जाते थे तो उनको गाड़ी में कई बार सामने बैठा देते थे, कई बार डिग्गी बोलेरो होते थे पीछे बैठा देते थे। तो मुझे एक शर्म नाम की चीज थी पहले से, जो ईगो लग चुकी थी। एक समय आया दोस्त इसी इंडस्ट्री से कि जब जिस बंदे ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, दैट इज संदीप शाह, जिसको कोई मतलब नहीं था, उसे भरोसा करके सिस्टम में आ चुका था। और उसने 2 दिन पहले इसी जबलपुर से उसने गाड़ी खरीदा था, डिजायर VXI सेकेंड मॉडल आती है, बेस से ऊपर मॉडल आती है। और मैंने एक सपना बनाया था मैं भी एक गाड़ी खरीदूंगा। और मुझे एक समय आया कि पापा मैं अपने नाम पे मेरी गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, मेरा आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने खुद के दम पे तो नहीं खरीदा, लेकिन अपने परिवार के लिए सबसे पहली गाड़ी दैट इज मार्च में मैंने खुद के दम पे तो नहीं खरीदा, लेकिन पापा लोगों और पूरे परिवार के लिए 9.5 लाख की कार, सेकंड पहली कार आ गई दोस्त इसी दम पे, क्योंकि खुद के दम पे खड़ा हो चुका था उनका लड़का। यस सर। आया वो सपना आया, थाईलैंड घूम के आ चुका हूँ, कोडिला घूम चुका हूँ, घूमने फिरने का तो कई शौक पूरे हो चुके हैं। आज इतना पैसा भी आता है कि 6 डिजिट में आता है, 1 लाख रुपया इनकम आती है। 26 साल की एज नहीं हुई है। कहते हैं कि ब्रांडेड क्या चीज होती है। जिस लड़के को मोजा भी पहनने में जाता था तो 20 रुपया का 15 रुपये का मोजा दिलाते थे, जिसमें रबड़ बांध के हम काम कर चलाया करते थे। आज वही बंदा इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद ना करते करते हर चीज रेमंड का कहीं ना कहीं ब्रांड का पहनता है। तो वजह ये थी कि उसने खुद डिसीजन लिया था। पहली गाड़ी सपना देखा था परिवार के लिए, लेकिन दोस्त वो खुश नसीबी आई मेरे पास अभी जस्ट 9 फरवरी 2026। यस सर। चमचमाती हुई मेरे टीम में मुकेश सर ने वाइट लिया नेक्सॉन, सुनील सर ने नेक्सॉन लिया दैट इज द रेड कलर की, पूजा मैडम ने लिया दैट इज द अल्टोस। एक बात चुभ गई, मैं गया गाड़ी लेके जा रहा था और मीटिंग लगाने मुझे जाना था। रियल मैंने में गाड़ी मेरी लेट से आई होती, लेकिन मुझे एक बात चुप चुकी थी, क्योंकि मेरी डाउनलाइन ने कहा कि मेरे शादी से पहले कार जरूर आ जानी चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो हूँ तो अप्लाई, और सपना तो बना ही था। तो जो मेरा सपना था कि 9 मार्च को मैं अपनी खुद की गाड़ी लेके आऊंगा एज अ डेटेटिव टाइम, उससे पहले 13 लाख की कार लेके इसी इंडस्ट्री से आया। और वो था दोस्त दैट इज किया सोनेट की सेकंड टॉप मॉडल लेके आया दैट इज 13 लाख की। तो सारे सपने पूरा होते हैं जो इंसान सपना देखता है। सपने जो देखता है उसके सपने पूरे होते हैं। बात समझ रही है? बात क्या था MIL की, MIL बहुत बड़ा सिस्टम है। MIL का बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। MIL जितना बड़ा काम आपको लग रहा है उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। बस वाई MIL, मैंने MIL को ही क्यों चूज किया? मैंने पढ़ाई के साथ साथ MIL करना स्टार्ट किया था। मुझे गर्व होता है कि जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके 2021 में निकल रहा था तो मेरी फैकल्टी जितना पैसा कमाती उतना मैं खुद कमाता था, खुद के दम पे स्टेबल हो चुका था।
लेकिन मुझे एम्बायर ही क्यों चूज किया? चाहता तो मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर में जा सकता था, चाहता तो कुछ और काम कर सकता था। एज अ फैमिली बैकग्राउंड आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर इस काम को ना करूँ तो भी मैं एक अच्छा खासा ज़िंदगी हमारी चल सकती है। भाई जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे की मेरी प्रॉपर्टी ना करते करते 1 करोड़ से प्लस की है। जहाँ पे मेरा 2nd फ्लोर है दैट इज अ बेलोजी बैडन में मैन मार्केट कॉलेज मोड़ के पास, वहाँ की ना करते करते लगभग 55 लाख की है, जहाँ पे सोनू सर जा चुके हैं। यस सर। वहाँ पे मीटिंग भी लग चुकी है उस ऑफिस में। यस सर, यस सर। दैट इज 2nd, अभी जस्ट हमारी 2nd तैयार हुई है घर के बगल में, जिसको 2.5 डिसमिल से 2 डिसमिल में उन्होंने तैयार 3 मंजिला हुआ है, जहाँ से ना करते हैं 30 से 35 सिर्फ हमारा रूम रेंट आता है। हमारे पास ये ऑप्शन होने के बावजूद वाई एम्बायल, मैंने एम्बायल को ही क्यों चूज किया? क्या है एम्बायल? एम्बायल एक सबसे पहले जब समझिए कि आप जब एम्बायल में काम करते हो तो इस काम में ना सबसे बड़ी जो समस्या है, हम इस काम को काम ही नहीं मानते। सही बात है? yes, समस्या ये नहीं है कि इस काम में काम फ्यूचर नहीं है, समस्या ये है कि इस काम को हम काम ही नहीं मानते, सिस्टम को सिस्टम ही नहीं मानते। सही बात है? और जब हम सिस्टम को सिस्टम नहीं मानते तो सिस्टम भी हमें नहीं मानता। सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जिस प्रकार से शालिनी जी ने अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरीके से बताया कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का जितना मैंने 8 साल में स्टडी किया है, जितना मैंने लर्निंग किया है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज में 6 लाख रुपए लगाने जा रहा था और उस इंजीनियरिंग को मैं करने के बाद मैंने अगर डायरेक्ट सेलिंग में आज भी टिका हूँ तो उसकी कोई वजह है, वो है दोस्त मेरे नॉलेज उस पे काम। एम्बायर करने से पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बात करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में वो सुनहरा मौका है, वो फ्यूचरिस्टिक वर्क है जहाँ पे आपको जिंदगी बनाने का सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर देता है, कम इन्वेस्टमेंट में या 0 इन्वेस्टमेंट में अगर खुद का एमडी बनने का मौका देता है तो है डायरेक्ट सेलिंग देती है। yes, sir. क्योंकि पान का टपरी भी खोलने के लिए लगभग 50 से 1 लाख रुपया लगाना पड़ता है। यस सर। सही बात है? आप सबसे पहला एम्बायल में जब आप स्टार्ट करते हो तो एम्बायल में ध्यान दीजिएगा, आप कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते, आप कंपनी के खुद के मालिक होते हो। यू आर दी एमडी, आप खुद के मालिक होते हो। yes, sir. दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है। अगर मैं शुद्ध बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की, तो डायरेक्ट सेलिंग आज का सिस्टमेटिक नहीं है, आज 100 साल से प्लस हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते। राइट सर। इंडिया में कब आई? इंडिया में दैट इज दी आई थिंक 1996 में, और जिसमें पहला कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आई थी जिसका नाम था अम्बे। यस yes, सर। sir. अम्बे करके कंपनी आई थी डायरेक्ट सेलिंग में, और रियल मायने में इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ की मानी जाती है? तो मानी जाती है कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। यस सर। कैलिफोर्निया से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई थी क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार प्रसार का सहारा लेती थी, तो वहां की जो इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री ने एक डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस डेवलप करूंगी, एक सिस्टम डेवलप करूंगी जिसका नाम रखा होगा दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इंडिया में इस काम को रियल मायने में ग्रोथ नहीं मिल रही थी। yes, sir. इंडिया में एक चीज फिक्स है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जितना बढ़िया चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन सब कर रहा था, लेकिन इंडिया में इसका फ्यूचर नहीं, इसका धोखा समझ आ रही थी। I'm right? Yes, sir. और आज भी आप उठा के जब डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को देखोगे तो आज भी मार्केट में निगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी से कम। Yes, sir. सही बात है? उसकी वजह क्या है? उसकी अगर सबसे बड़ी वजह है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि लोगों को सिस्टम नहीं पता है। उसकी सबसे बड़ी सिस्टम है। शालिनी मैडम ने बताया था कोई कंपनी होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए या किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी प्रोडक्ट सर्विस सेवाओं के लिए कस्टमर कौन होता है? कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मर, जिसका नाम है कस्टमर। Yes, कष्ट sir. से मर यानी जिसका नाम है कस्टमर। Yes, sir. किसी भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कस्टमर को क्या मिल रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट सेल करने से मतलब है। I'm right? Yes, sir. चाहिए ना चाहिए? Yes, sir. कोई भी कंपनी होता है उसका मेन पर्पस होता है जैसे कस्टमर। याद रखना, किसी भी सर्विस सेवाओं को सेल करना ही बिजनेस कहलाता है। Yes. किसी भी सामान सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो एक बिजनेस के तहत में आता है।
आज एजुकेशन भी बिजनेस के तहत में आने लगी है, क्योंकि बिजनेस एजुकेशन को ही बिजनेस बना दिया गया है। सही बात है नहीं? Yes, sir. दैट इज द बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कहीं भी कुछ भी सेल होगा यानी सेल्स कहलाएगा। Yes, sir. बात समझ आ रही? Yes, sir. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वर्षों से कन्वेंशनल मार्केटिंग चल रहा है, जिस प्रकार से बताया कि पहले जाती है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, फिर रिटेलर। यस, ये पूरी विधि तो सही है, 60-70% यहाँ खाती है, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, एक एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने अभी ट्रेड में एक चल रहा है जिसका नाम है टाटा आईपीएल, कितने लोग देखते हैं? जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। Yes. और कुछ करो या ना करो, मैसेज बराबर आ रहा है अभी, Yes. सबका खेल लो, ड्रीम 11 खेल लो। सही बात है। Yes, sir. आईपीएल, टाटा का आईपीएल से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है? उसको सियरा गाड़ी खरीदना करने से क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन सा टाटा उसको, कौन सा बैट्समैन को खरीद के रखी है? कोई खरीद के रखी है? लेकिन 360 करोड़ से प्लस आईपीएल ऑर्गेनाइज करने वालों को टाटा वाला दे रहा है। पता क्यों? सिर्फ अपना लोगो तैयार करने के लिए, सिर्फ लोगो लगाने के लिए। शायद अगर पता होगा तो, थोड़ा अगर एजुकेशन आप लोड किया होगा तो 360 करोड़ से प्लस टाटा अपने टाटा आईपीएल बुलवाने के लिए और लोगो चलवाने के लिए चल रहा है। यस सर। पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Yes, sir. बात समझ रही? Yes, sir. दुनिया को ये चीज पता है कि बेचने, जो लोग सही गलत का ध्यान हो या ना हो, लेकिन वो एक चीज में एडिक्टेड है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। और बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट का दैट इज क्या करती है कि ब्रांड एम्बेसडर को तैयार करती हैं। जितना शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, दुनिया का किसी भी नायक उठा के जाके देख लेना, जितना वो मूवी से पैसा नहीं कमाते, उससे ज्यादा वो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। यस सर। आई एम राइट? Yes, sir. सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट जाके पढ़ लेना, जितना पैसा उसने क्रिकेट से नहीं कमाया, उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाया उस बंदे ने। Yes, sir. अमिताभ बच्चन को जाके उठा के देख लेना। आई एम राइट? यस सर। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट ब्रांड एम्बेसडर को पकड़ती है, जिसका फेस वैल्यू तैयार करती है और वहां पे पैसा खर्चा करना स्टार्ट करती है। और रियल मायने में समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और कन्वेंशनल मार्केटिंग बिजनेस में ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी लॉजिक ये है, यहाँ का 60-70% पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जितने भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कभी यूजर नहीं होते। आई एम राइट? Yes, sir. शाहरुख खान प्रचार करते हैं, एक बीच में प्रचार करते थे अन अकेडमी, उनके दादा, उनके पापा, वो खुद उनका लड़का पढ़ाई किया है, लेकिन प्रचार कर रहा है। कभी नहीं। Yes, sir. क्या शाहरुख खान विमल पान मसाला खाते होंगे? दाने दाने में केसर का स्वाद रहता है। दैट इज द एडवर्टाइजमेंट। ये है कन्वेंशनल मार्केटिंग बिजनेस। और कन्वेंशनल मार्केटिंग की सच्चाई ये है कि जो चीजें प्रमोट की जा रही है वो सिर्फ कस्टमर को दी जाती है, ना कि वो बंदा खुद यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कितना केमिकल है। Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सेम उल्टा चलता है। वो कहती है कि मैं एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने इस पे खर्चा नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर हम क्या करेंगे, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर करेंगे। जो 60 से 70% पैसा हम इनको दे रहे थे, हम यहाँ बांटने के लिए तैयार हैं। दैट इज ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत बदनाम चीज है, मैं वही बता दूं, सच्चाई बता दूं। Yes. डायरेक्ट सेलिंग को 3 लोगों ने बहुत घमघोर तरीके से बदनाम किया। पहले उन लोगों ने जिन्होंने सही कंपनी का सही जगह पे चुनाव नहीं किया, यस सर। राइट Yes, सर। sir. जिन्होंने चीट पट कंपनियों में पैसा लगाया 4,000 5,000। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पापा, हमारे भैया कई ऐसे होंगे जिन्होंने दारू पी के 2-4 नहीं नाली में गिर गए होंगे। और अगर 500 रुपये डायरेक्ट सेलिंग में 500 रुपये लगाओ तो जिंदगी में जब तक मरेंगे नहीं, काठी पे नहीं जाएंगे, तब तक बोलते हैं मैंने भी लगाया था, हमें कुछ नहीं आया था। Yes, sir. सही बात है? Yes, sir. कहाँ लगाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बराबर उनको याद रहती है और बराबर उनकी वजह से 2-4 लोगों 10 लोगों को ठोकते रहते हो और कैरियर नहीं बनाने देते। सही बात है? Yes, sir. लोगों को, क्योंकि हम इंडियन देशवासी हैं, हम बिस्लरी से ज्यादा बेस्लरी ज्यादा पीते हैं। सही है सर। सही बात है? Yes, sir. इंडिया में लॉजिकल देखा था, डायरेक्ट सेलिंग बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आई थी, लेकिन इंडिया में रियल मायने में मैं आपको बता दूं, लॉन्च हुई थी 1996 में। जब 2010-11 में गवर्नमेंट देखना स्टार्ट की, सबसे ज्यादा करोड़पति तैयार हो रहा है, सबसे रईस व्यक्ति तैयार हो रहा है, सबसे अच्छी इंडस्ट्री चल रही है। तो इसमें एक चीज चल रही है कि सबसे ज्यादा धांधली भी लोग इसी इंडस्ट्री का नाम लेके कर रहे हैं। Yes, sir. बात समझ आ रही है? यहाँ Yes. ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट से 15 मिनट आपसे सिर्फ बात होने वाली है, इसके बाद हमारी मीटिंग अच्छी सेशन खत्म है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यस सर।
धांधली भी स्टार्ट होने वाली है। 2011-12 में पकड़ के जब एमडीओ को सुटाई शुरू हुई तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम ले लेके 2500 से प्लस कंपनियां नाम लेके चल रही। कितना? 2500। और उसमें से लीगलाइज की बात किया जाए तो सिर्फ बची थी 250। ये फ्रॉड कितना चल रहा है देख लो। यस सर। गवर्नमेंट ने तहत करना स्टार्ट की। जब एमडी को पकड़ के ठोकाई जार हुई तब पता चला डायरेक्ट सेलिंग की असलियत क्या है। यस सर। दो जोड़ कमाएगा 2 करोड़। यस सर। ये हमारा लॉजिक है आज के डेट में। सही बात है सर। सबसे ज्यादा निगेटिव लोग यहीं पे हैं। बेचारे को पता भी नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन बराबर बदनाम है। यस सर। सही बात है राइट। वो कहेंगे कोई कहेगा नाली साफ करूंगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा, उसको रियल मैंने पता ही नहीं बेचारे को। तो उसको जो सुनना गया वही तो बताएगा। यस सर। सही बात है नहीं यस सर। सर। तो दोस्त यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का तहत ये भी कर चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जब इस पे एक्शन लेना स्टार्ट हुई, जब सारे मिनिस्ट्री, जब राज्यसभा को पता चलना स्टार्ट हुई तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा करोड़पति और सबसे ज्यादा कामयाब लोग इस इंडस्ट्री से हो रहे हैं, Yes. सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है। तो गवर्नमेंट ने 2015 में अमिट एक चीज कर दिया जिसका नाम था नोडल ऑफिसर तैयार कर दिए। हमारे नोडल ऑफिसर मध्य प्रदेश के नोडल ऑफिसर बैठते हैं भोपाल में, जिसका नाम है सुकृति सिंह। Yes, sir. सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जाकर भोपाल में मिल लीजिएगा। Yes, sir. डायरेक्ट सेलिंग के तहत में हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर तैयार कर दिया गया और हर नोडल ऑफिसर के साथ फिर रामविलास पासवान जी का आपने कभी नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में जब थे तो उन्होंने 12 सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कि जो इस गाइडलाइंस को फॉलो करेगी वो लीगलाइज है, बाकी सब इलीगल काम कर रही है। यस सर। बात समझ रही है? 2018 में गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इस चीज को लीगलाइज के साथ साथ अमेंडमेंट जारी कर दिया। 2020 तक ये इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग, सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा लोगों को हेल्थ वेलनेस पे काम करने का मौका देने वाली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बन चुकी थी। 2016 में एक रेशियो बताया गया था कि लगभग 64,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो 2020-21 के आसपास आधा से ज्यादा हो चुके थे। यस सर। यस सर। तब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2020 में अगर किसी के रोजगार बंद हो या ना हो, सारी चीजों में मंदी थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा पैसा कमा रहा था। उसमें से एक बंदा मैं भी था। यस सर। यस सर। उसमें मैं भी कमा रहा था। 2021 में गवर्नमेंट ने एक चीज कर लिया, दैट इज 28 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने इस काम के लिए लॉ जारी कर दिया और इस समय मैं दमोनाका में था। यस सर। यस सर। और मेरा काम सहपुरा में चल रहा था। यस सर। सहपुरा ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे जब एक गवर्नमेंट की लॉ आई थी, क्योंकि हमें पता चला कि लॉ का मतलब क्या होता है। हम राइट? सही बात है? यस सर। हम सब तंग हो गए। यस सर। यस सर। लॉ आ गया और लॉ के बाद समझ आया कि सही सिस्टम में होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये राइट सर। 28 जुलाई 2022 में राज्यपत्र जारी हो गए और आज सबसे ज्यादा इंडिया में नहीं एशिया में सबसे ज्यादा अगर रोजगार और सबसे ज्यादा यंगेस्ट करोड़पति तैयार करती है उस चीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यस सर। ये एक प्रोफेशनल, जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना प्रोफेशनल है, बिजनेस करना प्रोफेशनल है, डॉक्टर बनना प्रोफेशनल है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी प्रोफेशनल है दोस्तों। बात समझ आ रही है? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। अगर मैं जब सर्च कर रहा था, मैं जब स्टडी कर रहा था तो पता चला कि 3% लोग सबसे ज्यादा रईस होते हैं। एक जो पहले से ही रईस के घर में पैदा होते हैं, जो जिसके यहाँ पहले व्यापार चलता है, पहली कैटेगरी। यस सर। जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो अरबों रुपए। दूसरे जिसके यहाँ इंडस्ट्रियल है, जिसके यहाँ इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। और तीसरी कैटेगरी, आपको गर्व करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा गरीब को, जो गरीब अमीर हुआ है या सबसे ज्यादा अमीरी में जो रेशियो आ रहा है 1% वो है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कामयाब हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ रेशियो। यस सर। अगर पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़पति निकलते हैं, 1 करोड़पति दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग से निकलता है। आप जबलपुर में बैठे हुए हैं, दैट इज अ मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं, आप अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। अगर सबसे ज्यादा कारें उठती होंगी, सबसे ज्यादा टाई बिकती होंगी, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ड्रेस पहनने वाला आपको डायरेक्ट सेलर बंदा मिलेगा। यस सर। सबसे ज्यादा ब्लेजर सिलवाते हुए डायरेक्ट सेलर बंदा मिलेगा। यस सर। आज की डेट में बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा सिस्टम है। बात समझ आ रही है? ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोफेशनल है, ये एक काम है। लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूं कि 99% लोगों को इस सिस्टम के बारे में, इस काम के बारे में पता ही नहीं है। लोगों को यस सर। पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या है। आप कंप्यूटर चलाते हैं सर? सारे लोग चलाते हैं? Yes, sir. करते हैं? यस।
अच्छा, कंप्यूटर को किसने बनाया? कौन से सन में इंडिया में है? बताओ मुझे। हाँ बताओ भाई, आप यूज करते हैं ना आप लोग? सबसे पहला आधे से ज्यादा जाके उठा के देख लेना, कंप्यूटर बोलते हैं, होता है कंप्यूटर। Yes. कंप्यूटर इंडिया में कब आई, किसने बनाया, ये तक नहीं पता, लेकिन 99% लोग यूज कर रहे, नहीं कर रहे। Yes, sir. मोबाइल किसने बनाया, पता है? नहीं पता। मार्केट में कई चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पता लेकिन चल रही हैं, Yes, sir. चल रही। उसी प्रकार से दो प्रकार के लोग मार्केट में मिलते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा नॉलेज और तीसरा वर्किंग नॉलेज। Yes. मार्केट में 90% ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको रियल मायने में किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और जानकारी कभी भी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है सर। आपके 10 दोस्त होंगे, सब दोस्त आप लोग सब बेस्ट नहीं कहेंगे सर, तो 4 लोग होंगे जो बेकार लड़का है, सही बात है नहीं? Yes. हर चीज में जिस प्रकार चलती है, 90% मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन सिर्फ है। इंफॉर्मेशन का मतलब था सिर्फ इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, शुद्ध बोलते जानकारी। आज MS धोनी का किसने नाम सुना है? सब जानते हैं। यस Yes, सर। sir. लेकिन MS धोनी की कितनी प्रॉपर्टी है? नहीं पता. उसकी वाइफ का नाम क्या है? वो कहाँ कहाँ रहता है? उसकी डिटेल्स क्या है? उसके माँ बाप का क्या नाम है, क्या पता है? लेकिन MS धोनी कैप्टन है, ये पता है नहीं पता? Yes, sir. दैट इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है। Yes, sir. अमिताभ बच्चन, हमें उसके बारे में नायक है ये पता है, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता है। उसी प्रकार से मार्केट में 90% ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन की जिंदगी जीते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास रियल मायने में नॉलेज होता है, लेकिन इन नॉलेज का सदुपयोग नहीं करते। इनको पता होने के बावजूद उस काम को नहीं करते। हर इंसान को पता है कि शराब पीने से हमारी बॉडी खराब होती है, लेकिन मानते कितने लोग? कोई छोड़ दे कौन? कोई. सही बात है। Yes, sir. नॉलेज होने से नहीं होता, लेकिन 3% ऐसे लोग होते हैं जिनको रियल मायने में वर्किंग नॉलेज पता होता है, जिस काम को करते हैं उसमें वो नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब पे ध्यान नहीं देते। दैट इज वो बनाते हैं, दैट इज जिंदगी बनाते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। क्लियर समझ आ रहा है? Yes, sir. व्हाट इज योर MIL? हमें MIL को क्यों चूज किया? डायरेक्शनली में बहुत सारे कंपनियां थी, लेकिन हमने MIL को ही चूज क्यों किया?